स्पिरिचुअल्स होना कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड नहीं है क्या? मुझे कुछ चाहिए, आई कैन बी स्पिरिचुअल बट आई कैन स्टिल अट्रैक्ट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, रिमेनिंग ए स्पिरिचुअल पर्सन। आपको क्या लगता है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इसका क्या आंसर होगा? मेरे हिसाब से जो हमको सिखाया जाता है जब भी हम किसी से सीखते हैं कि when you become spiritual you leave all the desires behind, you don't want anything in future, you don't want anything materialistic for you। मुझे लगता है कि वो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मेरे पास वो सब होना चाहिए कि इफ़ आई वांट टू क्रिएट समथिंग आई कैन क्रिएट थ्रू हियर। अभी आपने कहा कि आई कैन क्रिएट समथिंग फ्रॉम हियर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो वो जो अभी आपने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, या फिर हो सकता है कि आप सोचो, अपना दिमाग लगाओ और कुछ नॉलेज एक्वायर करो, कुछ एजुकेशन एक्वायर करो, फिर काम करो। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएशन फ्रॉम हियर? क्रिएशन फ्रॉम हियर मीन्स अपने अंतर मन से या सबकॉन्शियस या कुछ भी कह लीजिए, मैं वहाँ से क्रिएट करता हूँ, बट उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट अगर मैं यहाँ से एक बार शायद इनिशिएट करता हूँ तो आई गेट द डायरेक्शन कि आप वहाँ जा सकते हो। अब उसके लिए मुझे स्किल लेना है, उसके लिए मुझे कुछ और करना है, 10 डायरेक्शन में अलग अलग सोचना है, बट एटलीस्ट इट विल गिव मी ए डायरेक्शन। गिव मी एन एग्जांपल। क्या आप अपने यहाँ पर क्रिएट करोगे जहाँ से कि आपको डायरेक्शन मिलेगी? एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं एक दिन मेडिटेशन में बैठा हुआ था शाम के टाइम, मैं पता नहीं कितना डीप करता हूँ। आई सॉ यू सिटिंग, मैंने आइज़ क्लोज किया हुआ था, आप ग्रीन टी शर्ट और आपका पुराना वाला चश्मा लगाया हुआ है, एंड यू आर लुकिंग एट मी लाइक दिस एंड स्माइलिंग ऑन अ बीच। 3 दिन बाद व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर द मेडिटेशन, आपका इस स्टूडियो का यूट्यूब पे मेरा पहला पॉपअप आया जब मैं मेडिटेशन के लिए कुछ वीडियो लगा रहा था। इमीडिएटली मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले रजिस्टर कर दिया। दिस इज़ वॉट द डायरेक्शन आई गॉट। सो वॉट आई probably imagined from here took me to a direction where I can be where I want to be. This is what I think. देखो, अब इस क्वेश्चन को टैकल करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक मैं वो कहूँ जो आप सुनना चाहते हैं, दूसरा वो जो सच है। तो क्या सुनना चाहोगे आप? सच। तो अगर सच सुनना है तो वो ये है कि ये सब बकवास है। नंबर वन तो हियर कुछ नहीं होता है। जो भी इमेजिनेशन होती है वो हियर होती है। हियर एक दिल होता है जो धड़कता है। मन। व्हाट डू वी मीन बाय मन? मन मतलब फीलिंग्स, इमोशंस, और सोचना मतलब यहाँ पर है। तो सब कुछ यही होता है, ब्रेन में होता है। ये जो हमारी गलतफहमी है ना कि यहाँ से कुछ चाहते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, एक तो इस सब से बाहर आना होगा। नंबर टू, जो आपने सोचा वो आपकी एक इमेजिनेशन थी। आपने मेरी कोई वीडियो देखी जहाँ पर आपने मेरे को एक पर्टिकुलर कपड़ों में देखा और फिर इमेजिन कर लिया कि हाँ ऐसे आंख बंद करी हुई, जैसे सपने में होता है। सपने में कुछ भी आ जाता है, तो ऐसे ही सपने में कुछ आ गया जिसको आप इससे कनेक्ट कर रहे हो कि आप यहाँ पर आ गए। ऐसे सपने और भी बहुत लोगों को आए, आप अकेले तो हो नहीं। लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में। जब मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरा ही सपना आएगा ना, किसी और का कैसे आएगा? हाँ, ये देखो, इनको जागते हुए भी सपना दिख रहा है। दिस इज द हाइट ऑफ हेल्यूसिनेशन, है ना? तो जब इनको आंख खोल करके मैं दिख सकता हूँ और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, इनको यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, तो आंख बंद करके अगर मैं दिख भी गया तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई? तो पहले तो अपने नोशंस को क्वेश्चन करो अगर सच सुनना है तो। दूसरा, जब ये समझ आ गया कि जो हम देखते हैं वैसा ही सपने में होता है, उससे अलग नहीं हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, क्या आज तक आपको कोई ऐसा सपना आया है जिससे रिलेटेड कोई इमेज ही माइंड में नहीं पड़ी है? जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के हो तो आपको एक पर्टिकुलर तरह के सपने आते हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री में हो तो एक पर्टिकुलर तरह के सपने आते हैं। जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसी के बेस पे तो सपना आता है। वही तो आपके डिजायर्स और फियर्स मैनिफेस्ट होते हैं सपने में। कोई डायनासोर की पिक्चर देखोगे तो वो सपने आ जाएंगे, भूत प्रेत की देखोगे तो वो सपने आ जाएंगे। तो अगर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि सपने में मैंने आपको स्माइल करते हुए देखा और आप यहाँ आ गए, तो अगर कल को मेरी जगह सपने में कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा या कोई डायन या चुड़ैल अगर आपको हंसते हुए ऐसे देख लेगी, तो पता है ना क्या होगा? आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, उसके 2-3 दिन बाद क्या होगा? आप उस भूत प्रेत चुड़ैल या टोना या टोटका जो भी होता है, कब्रिस्तान का मान लो कोई सपना आ गया, कोई मूवी आपने देखी और वो सपना आ गया, तो यू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इफ़ यू बिलीव इन
सच BS। But I was not asleep at that time. आपने आंख बंद करी और बैठ गए हो और आप कह रहे हो कि मैं सोया हुआ नहीं हूँ। ठीक है, आप जागे हुए हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो भी मेमोरी प्ले हो रही है वो कहाँ हो रही है? ब्रेन में तो हो रही है, चाहे सपने में हो रही है, चाहे सो कॉल्ड ये मेडिटेशन स्टेट में हो रही है, चाहे अभी हो रही है। अभी भी तो ब्रेन में ही देख रहे हो मेरे को, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है हो सकता है इसकी मेमोरीज प्ले होंगी, अब वो चाहे सपने में हो चाहे सो कॉल्ड मेडिटेशन में हो। हाउ डज इट मैटर? इफ़ यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल दिस, तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो करके, साइंटिफिक हो करके आप चीज़ों को देख सकते हो। लेकिन याद रखना, आप क्या चाहते हो या दुनिया क्या चाहती है, एक कॉइन है, उसको हमको हेड तो मिल जाए लेकिन टेल नहीं चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता है। अगर ऐसी बकवास को आप मानते हो तो इसकी दूसरी साइड को भी मानना। कभी सपने में या अपनी ये सो कॉल्ड मेडिटेशन की स्टेट में, जिसको भी आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उसकी मौत देख ली तो 2 दिन बाद क्या होगा याद रखना। क्या उसके लिए तैयार हो? नहीं नहीं सर, वो तो नहीं चाहिए। पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होता है। एक लॉ होता है जो दोनों केस में अप्लाई होता है। एक लॉ है लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऊपर से किसी चीज़ को छोड़ोगे, नीचे जा करके वो टूट जाएगी। अब चाहे चीज़ को छोड़ो चाहे किसी इंसान को छोड़ो, दोनों ही फटेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहो हाँ लॉ ऑफ ग्रेविटी तो काम करता है, लेकिन जब मेरा मन करता है, मेरे फायदे के लिए तो वो काम करता है, लेकिन जिसमें मेरा नुकसान है वहां पे काम नहीं करता है। दिस इज सुपरस्टिशन, दिस इज अनसाइंटिफिक थिंकिंग। तो पहले तो बी साइंटिफिक इन योर थिंकिंग, स्पेशली अगर आप ऐसी किसी जगह पर आ गए हो तो। हाँ, अगर किसी ऐसी जगह पर बैठे होते जहाँ पर किसी की फ़ोटो होती और लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं, तो बात अलग है। बट ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इन गलत फहमियों से बाहर आ जाओ, और अगर नहीं आना चाहते दैट्स योर चॉइस, बट इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर पूरा करना पड़ेगा। अगर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करता है तो जो भी आप कह रहे हो अंदर से वो हुआ, तो अंदर से जो भी हुआ पॉजिटिव, आज पॉजिटिव हुआ, वो हो गया ना यहाँ पर, तो कल नेगेटिव होगा तो वो भी होगा। और जब इंसान मानता है तो फिर सब कुछ ही होता है। कल को आपके घर के बाहर कोई मान लो किसी के बाल मिल जाते हैं जिसके ऊपर खून लगा हुआ है, या फिर कुछ नींबू मिर्च वो सब पड़ा हुआ है, तो समझ जाना कि क्योंकि आपकी ऐसी थिंकिंग है, तो वो अगर काम नहीं भी करता होगा तो आपके ऊपर काम करेगा। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ सुपरस्टिशियस माइंड। मानो तो पूरा मानो, नहीं तो कुछ भी नहीं। और जहां आपने कुछ भी मान लिया तो समझ जाओ वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। आपकी जो डोर है वो किसी और के हाथ में है। फिलहाल आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी डोर किसके हाथ में है? ये जो उल्टी सीधी किताबें लोगों ने लिखी हैं इससे रिलेटेड, जिन किताबों के थ्रू लोगों के सपने पूरे हुए या नहीं हुए उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिन्होंने लिखी उनके सपने तो पूरे हो गए, वो करोड़ों में खेल रहे हैं। और वो रेफरेंस क्या देंगे? एनेक्डोटल, नॉट स्टैटिस्टिकल। एनेक्डोटल क्या होता है? ये देखो इसने किताब पढ़ी और इसने इमेजिन किया कि मेरे को बड़ा बंगला मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, और इसको मिल गई। कितनों ने पढ़ी और कितनों को मिली? इसको साइंस कहोगे या बकवास कहोगे? और ऐसी बकवासों को मानते क्यों हैं? बिकॉज शॉर्टकट है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल आओ जितनी जल्दी निकल सकते हो। ये सब कुछ नहीं होता है, इसको अच्छे से समझ जाओ। हाँ, तब होता है जब आप अननेसेसरी इसको मान रहे हो, वो भी हो नहीं रहा है, फिर उसको अननेसेसरी अपने ही माइंड में को रिलेट कर रहे हो। जबकि ऐसी लाखों चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में होती हैं बट एक्चुअल में नहीं होती हैं। और अगर ऐसा करना ही है, अरे तो कुछ बड़ा करो ना, ये छोटा मोटा क्या करना है? यहाँ पर आकर के मिला क्या? पहली बार आए हो और शायद आखिरी बार आए हो। दोबारा तो आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि दोबारा से हम नहीं बुलाते सेम लोगों को। लाखों लोग हैं जो अटेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या मिला? ना पैसा मिला, ना कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे तो मांगना ही है तो कुछ बड़ा ही मांगो ना, यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी करो, तब तो कुछ मज़ा आएगा। तो अभी मैंने जो भी कहा उससे क्या क्लैरिटी आई? कुछ क्लियर हुआ माइंड में? क्या हुआ बताइए, एक्सप्लेन करिए। If you believe in totality, not in fragments. If you believe positive, believe also in negative. If you don't believe, don't trust in this, just believe in actions. दैट इज वन। एंड सेकेंड, इससे भी एक स्टेप और आगे बढ़ोगे, डोंट बिलीव इन एनीथिंग। बिलीविंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर डम। बिलीव क्यों करना है? मैं यहां पर बैठा हूं, आपको ये बिलीव करने की जरूरत है? या यू नो इट फॉर श्योर, आप ये जान रहे हो। तो जब जानते हैं तो वहां पर कोई बिलीव थोड़ी ना होता है। बिलीव वो करना पड़ता है जो सच नहीं होता है। झूठ में बिलीव की जरूरत पड़ती है। या तो आपको भूत में बिलीव करना है, या कुछ पॉजिटिव भूत प्रेत जो भी उसको बोलते रहो, एंजल्स में बिलीव करना
हेवन में बिलीव करोगे तो हेल भी साथ में खड़ा हुआ है, याद रखना। तो व्हाई डू यू वांट टू बिलीव जब रियलिटी में ही करने को इतना कुछ है? रियलिटी कम पड़ गई है क्या जो बिलीव की जरूरत पड़ रही है? रियलिटी से बोर हो गए हो क्या? रियलिटी को समझ लिया है क्या? कुछ भी पता है रियलिटी के बारे में? रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, रियलिटी ऑफ गॉड, रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ डेथ, रियलिटी ऑफ योरसेल्फ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? रियलिटी ऑफ हाउ टू गेट रिच। एक है बिलीव अबाउट हाउ टू गेट रिच, इवेंचुअली दैट इज व्हाट यू वांट। ये मैनिफेस्टेशन और ये सारी जो चीजें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसके लिए है? ऐसा कुछ हम सोचेंगे और बहुत गहराई से सोचेंगे तो पैसा आ जाएगा। ऐसे पैसा आता है क्या? ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं ऐसे सोचूंगा तो मैं एक सर्जन बन जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो पूरी की पूरी साइंस है। ऐसे ही पैसा कमाना एक पूरी की पूरी साइंस है। ऐसे ही अगर होता अरे तो लॉटरी टिकट को इमेजिन करो, या किसी कैसीनो में वो होता है ना जो तीनों सेम आ जाते हैं, उसके बाद में जैकपॉट लग जाता है, वो इमेजिन करो और जाओ कैसीनो में जा करके खेलो, लगा दो जितना पैसा है। 1 करोड़ लगाओ, 100 करोड़ हो जाएगा, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो। सो ऐसा सब आप मानते हो, इसीलिए यू बिकम मोर एंड मोर वल्नरेबल। ये मत समझो इससे कोई फायदा हो रहा है, इससे सिर्फ नुकसान हो रहा है। क्योंकि कुछ भी अपने माइंड में बिठा लोगे, अब आपको वो चीज चाहिए, अब आप बिल्कुल परफेक्ट शिकार हो ऐसे शिकारियों के लिए जो आपके जैसे लोग ढूंढ रहे हैं। जैसे जंगल में होता है ना कि उनको गंध आ जाती है तो उनको स्मेल आ जाएगी, और आपको स्मेल आ जाएगी ऐसे लोगों की जो आपने इमेजिन किया कि मेरे पास में 1 साल बाद 1 करोड़ रुपए होगा। तो जैसे ही आपको एक ऐसी वीडियो दिखेगी जहां पे कोई बंदा क्लेम करेगा कि अगले 1 साल में आप 1 करोड़ कमा सकते हो, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब वो बंदा जेन्युइन है या फ्रॉड है, वो तो तब सवाल उठेगा ना जब आप उस पोजीशन में हो कि आप अनबायस्ड होकर के उसको देख पाओ। बट यू ऑलरेडी बायस्ड। उस डिजायर ने आपका जो माइंड है, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, उसको खत्म कर दिया है। डिजायर और फियर यही करता है, इंसान की सोचने समझने की शक्तियों को खत्म कर देता है, क्वेश्चनिंग एबिलिटीज को खत्म कर देता है, जहां आपने कुछ भी बिलीव किया। और ये मत समझो ये जो बिलीफ है ये सिर्फ वैसे काम करता है जैसे आप समझते हो कि मैंने कुछ माना। इनफैक्ट वो तो सबसे मुश्किल बिलीफ है। मतलब दैट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, हेल लॉट ऑफ एनर्जी, एक बिलीफ को अंदर एस्टैब्लिश करने के लिए एट अ सबकॉन्शियस लेवल। बट ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस में क्या क्या पड़ा हुआ है वो तो कभी हम देखते ही नहीं है। उल्टा जो पड़ा हुआ है उसको क्वेश्चन करने की बजाय और उसमें फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको रीइंफोर्स आपको लाखों बार करना पड़ेगा तब जाकर के मानोगे। और फिर अगर करोड़ों बार कर लोगे तो वो होने लग जाएगा। जैसे कुछ मत करो, घर में बैठ जाओ और बोलो कि मेरे कमरे में भूत है, मेरे कमरे में भूत है, मेरे कमरे में भूत है। ये भी छोड़ो, शादी हो गई तो चलो आपकी बात नहीं करते, कोई भी जैसे शादी जिसकी हो गई तो अपने मन में बोलता रहो मेरी बीवी भूत है, मेरी बीवी भूत है, मेरी बीवी भूत है। कुछ दिन में भूत दिखेगी, देखना सारा आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर 1 लाख बार बोल दो फिर देखो क्या होता है। आपको भूत ना दिखने लग जाए तो बताना, यू विल स्टार्ट सीइंग इट, मैनिफेस्ट हो गया है। बट कितनी बार बोलने के बाद? 1 लाख बार बोलने के बाद। बट इतना कुछ ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, उससे पीछा छुड़ाना इज स्पिरिचुअलिटी। बट स्पिरिचुअलिटी में भी आकर के हम क्या कर रहे हैं? नए नए बिलीफ पैदा कर रहे हैं, एज इफ की जो एग्जिस्टिंग है वो हमको कुछ हेल्प कर रहे हैं। वो ही आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। जैसे एक बिलीफ है बहुत स्ट्रांगली आप सबके अंदर बैठा हुआ है, डीपली बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशनिंग हो गई है। मैंने कहा ना, चाहे झूठ हो चाहे सच हो, हजारों लाखों बार आपको एक बात बोल दी जाए तो आपके दिमाग में बैठ जाती है। कहां? कॉन्शियस में नहीं, सबकॉन्शियस में। ऐसे ही एडवर्टाइजिंग काम करती है। नहीं तो सोचो एक ऐड को बार बार क्यों दिखाते हैं? एक ऐड पड़ती है मान लो 10 लाख रुपए की, 10 सेकंड की, तो उसको 100 बार क्यों दिखा रहे हैं? इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? बेवकूफ है क्या वो? जिसने देखना होगा 1 बार में भी देख लेगा, जिसने नहीं देखना होगा 100 बार में भी नहीं देखेगा। तो 100 बार क्यों? इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। जितना ज्यादा रीइंफोर्स किया जाएगा चारों तरफ से आपके माइंड में किसी भी झूठ को या किसी भी ऐसी बात को जो वो चाहते हैं कि आप मानो, तभी तो वो करोगे, तभी तो एक्शन लोगे, नहीं तो डर जाओगे एक्शन लेने में। इसलिए इतना रीइंफोर्स कर दिया जाता है बार बार दिखा करके बोल करके
कि आपको लगने लग जाता है कि वो सच है, और जैसे ही कोई उससे अलग कुछ भी बोलता है आप उसकी बात ही नहीं सुनते हो, एक कान से सुनते हो दूसरे से निकालते हो, उससे लड़ने लग जाते हो। ऐसी है ये दुनिया, कोई लेफ्ट में है कोई राइट में है, अनबायस्ड तो कोई है ही नहीं, किसी ने कुछ मान लिया है किसी ने कुछ मान लिया है और आपस में लड़ रहे हैं बैठ करके। जैसे एक एग्जांपल दूं जिससे आप सब मजे से रिलेट करोगे, मैं 2 वर्ड्स बोलूंगा, बाकी के 2 वर्ड्स आप कंप्लीट करोगे नहीं, वो कंप्लीट हो जाएंगे, ये आपके सबकॉन्शियस से बाहर आएंगे। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग, इसको बोलते हैं बिलीफ, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। मैं 2 वर्ड बोलूंगा, बाकी के 2 वर्ड आप लोग एक साथ बोलना। म्यूचुअल फंड सही है। ये क्या हुआ है? ये माइंड में छप चुका है कि ये सही है, लाइक उस पर क्वेश्चन नहीं है कि लाइक क्यों सही है, ये या सही है भी या नहीं है भी कि नहीं है, और लाइक होता क्या है, लाइक ये उसका लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ क्या है, लेकिन उसके लिए वो श्योर होते हैं कि सही है, कि सही है। लेकिन आज से बहुत साल पहले ऐसा नहीं था, आज से 10-20 साल पहले ये सर तब क्या था? एफडी सही है। अब क्या है? म्यूचुअल फंड सही है। क्या खेल हुआ है पिछले कुछ सालों में, आप समझे कैसे कंडीशनिंग करी जाती है आप लोगों की, और आपको पता भी नहीं है। तो आप लोगों के दिमाग में ये तो कंडीशनिंग हो गई कि म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या दुनिया में कुछ भी सही होता है? क्या कोई भी ऐसा इंसान है जो सही है, या कोई भी ऐसी चीज है जो सही है? या सही भी होती है और गलत भी होती है? क्या दुनिया में कुछ भी ऐसा है जो सिर्फ पॉजिटिव है? इज इट पॉसिबल? एवरीथिंग हैज इट्स ओन ऑपोजिट साइड। तो म्यूचुअल फंड गलत क्यों है बताओ? सर क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंशिएट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर का जो ग्रोथ मार्केट है उसको लेकर के। फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है म्यूचुअल फंड के? फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से है कि मान लो बहुत ही बड़ा कुछ चेंज आया मार्केट के अंदर, या फिर बहुत ही बड़ा कुछ गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया, टैक्स में कुछ चेंज हो गया, उसके वजह से सर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को फेस करने पड़ेंगे। ओके, और बताइए सर। म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है कि वो म्यूचुअली सब लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है उसमें, तो अब वो क्या कर रही है, कोई भी एक जैसे कि ये पर्सन है वो उसको आगे कुछ सेक्टर ऑफ कंपनी सिलेक्ट करता है और उनमें आगे इन्वेस्ट कर देता है। तो अगर वो कंपनियां ग्रो करेंगी तो म्यूचुअल फंड का एनएवी ग्रो करेगा, तब प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर वो कंपनियां ग्रो नहीं करेंगी तो एनएवी नहीं ग्रो करेगा और म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, तो उस वजह से लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लो किसी ने 10 की वैल्यू पे एनएवी लिया था, लेकिन वो आज जा चुका है 18 की वैल्यू पे, और उसको लग रहा है कि अब 18 की वैल्यू के बाद अब वो 19-20 जाएगा, तब वो एक्सपेक्ट करके म्यूचुअल फंड सही है वाले कंसेप्ट से उसमें इन्वेस्ट करेगा कि 18 से 19-20 है। मगर उसकी रियलिटी है ये वो 18 से 15 से 12 से 10 जाके 0 भी हो सकता है, तो उसका वो कॉन्सिक्वेंसेस भी है। क्या सिर्फ ये देखना होता है कि जिन कंपनीज में उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, मान लो 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, ये 50 स्टॉक्स क्या हैं? 50 बिजनेसेस हैं। तो क्या सिर्फ ये देखना इंपॉर्टेंट है कि 50 बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो बढ़ेगी, या फिर ये भी देखना जरूरी है कि किस प्राइस पे बाय किया गया है और एक्चुअल में उस बिजनेस की वैल्यू क्या है, कि वो प्राइस उस बिजनेस की वैल्यू से ऊपर खरीदा गया है या नीचे? क्या ये देखना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस सर, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। बट अगर मान लो मार्केट पूरी की पूरी एक ओवर वैल्यू टेरिटरी में है, यानी कि एक बिजनेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? मान लो आप एक बिजनेस करते हो, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? जो कंपनी के एसेट्स हैं, एसेट्स के बेसिस पे वैल्यूएशन कैलकुलेट होगी। एसेट्स के बेसिस पे वैल्यूएशन कैलकुलेट होगी, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन जो बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, हम एक बिजनेस को खरीद रहे हैं, जब आप किसी बिजनेस का स्टॉक लेते हैं तो आप उसके ओनर बन रहे हैं, आप उस बिजनेस को खरीद रहे हैं। तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि मैं उस बिजनेस को खरीदूं या नहीं खरीदूं? ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जांपल, एक चाय की दुकान है, उसमें उसने 1 करोड़ रुपए के उसके पास में एसेट्स हैं, तो क्या आप उसको 1 करोड़ रुपए दे दोगे उस बिजनेस का? या फिर कुछ और भी देखोगे जिसके बेस पे आप कैलकुलेट करोगे कि मेरे को ये बिजनेस कितने में लेना है? रेवेन्यू, प्रॉफिट। एग्जैक्टली, रेवेन्यू, प्रॉफिट। और आपको ये देखना होगा कि प्रॉफिट भी जो आया, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्सेस, वो एक्चुअल में प्रॉफिट है जो इस बिजनेस में कैश आया। तो आपको देखना है कि आप अपना कैश कितने सालों में रिकवर कर सकते हो। इसको बोलते हैं पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी मल्टीपल बोलते हैं इसको, जिसके बेस पे ये पता लगता है कि वो बिजनेस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। सर ऑल्सो लोन्स के बेसिस पे भी
कि कितनी उसकी क्रेडिट वैल्यू है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो बिजनेस है उसने इतने लोन ले लिए हैं कि वो चुका ही नहीं सकता है। बट ये मान करके चलते हैं कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो इन सब को तो बेसिक चीजों को देख लेगा। बट आपने जब एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो उसके पास में कोई चॉइस नहीं है। अगर आपने इक्विटी में लगाया तो उसको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और अगर ओवरऑल मार्केट ओवर वैल्यूड है, यानी बिजनेस की वैल्यूएशन होनी चाहिए 100 रुपए और वो ऑलरेडी 500 रुपए है, तब भी वो महंगा है। तो इसके लिए एक मैक्रो विजन चाहिए, प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा कि इसका रिस्क क्या है, कि सही है तो समझ आता है, गलत क्यों है। अगर किसी वजह से फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी में कोई मेजर इशू आ जाता है, एक मेजर स्लो डाउन आ जाता है, तो क्या होगा? मार्केट विल क्रैश। बट अब यहां पर हमारे माइंड में क्या आएगा कि क्रैश तो पहले भी बहुत बार हुआ है, इसमें क्या बड़ी बात है। क्रैश होता है 1-2 साल में, फिर ऊपर आ जाता है। यही आ रहा है ना माइंड में। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ कंडीशनिंग बेस्ड अपॉन व्हाट? बेस्ड अपॉन पास्ट नॉलेज, पास्ट इंफॉर्मेशन। फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो गया जो बहुत सारी कंट्रीज में हुआ है, बट हमें क्या लगता है कि वो तो वहां हुआ है, हमारे यहां थोड़ी ना हो सकता है। वी थिंक लाइक कोविड आया था, कोविड चला गया। एग्जैक्टली, कोविड आया, कोविड चला गया। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, चली गई। उससे पहले 2000 में .com बस्ट हुआ, चला गया। ऐसे हमको क्या लग रहा है, अगर आएगा तो चला जाएगा 1-2 साल में, हमें क्या फर्क पड़ता है। बट अगर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में किसी वजह से, मान लो एज एन इकोनॉमी, अगर हम वापस से ग्रो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो क्या होगा आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का? लॉस। कितना लॉस? मैक्सिमम अप टू लाइक विच वी हैव इन्वेस्टेड। नो, यही तो चीजें हैं जिसको हमको समझना है। मान लो आपने 100 रुपए लगाए और वो 50 रुपए रह गई उसकी एनएवी, तो आपका नुकसान कितना हुआ? 50 रुपए का। आपने आज 100 रुपए लगाए और 100 रुपए का 50 रुपए रह गया, तो आपका लॉस कितना हुआ? 50% on the books, but like we are not getting the returns, so we are losing that returns also, and plus inflation is also rising. Exactly. इन दोनों फैक्टर्स को भी देखना होगा कि अगर ये पैसा वहां ना लगाते, कहीं और लगाते, और वहां पर मान लो आपको 7-8% की भी रिटर्न आती, तो 25% की वो रिटर्न गई आपकी 3 साल में जो आनी थी, यानी 100 का 125 होता, तो 125 का 50 हुआ है, दैट इज 1। प्लस इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है। इन्फ्लेशन मान लो 5% से बढ़ी, तो 15 रुपए का वो फर्क आ गया है। तो आपकी परचेजिंग वैल्यू भी तो कम हो गई इन्फ्लेशन की वजह से। जो चीज पहले एक समय पर 100 रुपए में आती थी, अब बिकॉज ऑफ दैट 5% इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर, अब वो 115 की हो गई है मार्केट में। आपकी जेब में कितना पैसा है? 50 रुपए। वैसे कितना होता? 125 रुपए। तो लॉस छोटा नहीं है, रिस्क छोटा नहीं है। और अगर तो ये टेम्पररी हो, जैसे पास्ट में हुआ, वापस से ऊपर आ जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या वो लिख के देते हैं कि मिनिमम इतना ही होगा? बस एंड में बोल देते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस एंड रिस्क, जो किसी को समझ नहीं आता है, कोई पढ़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग हो गई। तो अगर वो नीचे जाए, अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाए जहां पे उसकी रीजनेबल वैल्यूएशन है उन बिजनेसेस की, और वहां पर जाकर के स्टक हो जाए, लेकिन कंडीशंस और बिगड़ जाए, तो वो और नीचे भी तो जा सकता है। अगर उस वक्त पैसा निकाला तो मरे, नहीं निकाला तो मरे। तो ये है रिस्क, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इसको बोलते हैं बिलीफ और रियलिटी के बीच में फर्क को देख लेना।